ओके। तो आज हम लोग कैलकुलस पढ़ने वाले हैं और कैलकुलस का जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस। बिना फंक्शंस पढ़े हम कैलकुलस पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फंक्शंस होता क्या है। सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये क्या है? तो x जो है वो अगर हम इसमें कुछ पुट करते हैं, जैसे 1 2 3, तो हमें क्या मिलेगा? y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या मिलेगा जब हम 1 पुट करेंगे? तो ये जो x है वो क्या होगा? यहाँ पे 1 आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 5 मिलेगा। फिर 2 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा। 3 पुट करेंगे तो 9 मिलेगा। तो ये एक दो नंबर्स है, एक है x का नंबर और एक है y का नंबर। x में क्या क्या है? 1 2 3। y में क्या है? 5 7 9। अभी बस यही तीन तीन नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा बास्केट है जिसको कि हम सेट भी कहते हैं, ये हमारा सेट क्या है? x। इस सेट का नाम क्या है? एक नाम है। उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? x। ये भी एक सेट है, उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? y। तो ये सेट और ये सेट ये एक दूसरे से रिलेटेड है, किसी न किसी तरह से रिलेटेड है। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है हमारा ये इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन 1 नाम दें तो ये है हमारा। अगर हम इसको नाम दें a और इसको नाम दें b, तो हम लिख सकते हैं कि a इज रिलेटेड टू b। ये लिख सकते हैं कि a के जो एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी तरह b के एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? वो हमारा ये इक्वेशन है, राइट। तो ये तो हमारा हो गया सेट के फॉर्म में। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना हो तो हम ग्राफ टेक्निकली बनाते कैसे हैं? एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। और जो भी हमारा पॉइंट्स हैं, जैसे कि एक्स क्या है? 1। एक्स क्या है? 2 3। एक्स इक्वल टू 1 पे वाई का वैल्यू क्या है? अगर हम एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें एक्स इक्वल टू 1 पे, इसका नाम क्या है? एक्स इक्वल टू 1। इस पे जो y का वैल्यू है 5, अगर हम y इज इक्वल टू 5 एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो एक हम इसका इस पॉइंट का क्या नाम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1,5। 1 क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है x के नंबर को, और 5 क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है y के वैल्यू को। उसी तरह से जो 2 है, 2 में भी एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और एक 7, उसी तरह से ये पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 2,7। उसी तरह से हमें यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा, इसका क्या नाम होगा? समथिंग, ये इंटरसेक्शन मिल रहा है 3,9। ठीक है, ये हमें पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं? इसको हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट डिस्क्रीट्स है, बहुत दूर दूर है। अब हमें x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच का कुछ पता नहीं है कि अगर हम ये वाला पॉइंट पुट करें, मान लीजिए 1.5, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पता नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होता है। एक हमारा इक्वेशन है, मान लेते हैं उसको, इसका नाम है r। ठीक है, r एक कोई इक्वेशन है। इसमें हम क्या करते हैं? x पुट करते हैं और ये हमें क्या देता है? y। ठीक है, अगर हम सारे ये जो भी रिलेशन है इसमें हम सारे x पुट करते जाएं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते जाएं, और इनके इन लाइंस पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है वो हम ड्रॉ करें, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा हर एक पॉइंट पे, फिर वो एक कंटिन्यूअस होगा। ये क्या है? डिस्क्रीट, अलग अलग पॉइंट्स हैं, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 जाने के लिए हमें पेन जो है वो कॉपी से ऊपर उठाना पड़ेगा। तो टेक्निकली इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? हर एक पॉइंट पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पे जो y का वैल्यू है एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो इंटरसेक्शन मिलता है
उसको हम ज्वाइन कर देते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम बेसिकली हमें ये देखना था कि रिलेशन क्या होता है। तो ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ करने का कुछ अलग फंडा है, हमारे कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, बेसिक ग्राफ्स, उनसे ही हम जो नेचर में कुछ मोशंस उस तरह से पाए जाते हैं, तो हमने कुछ बेसिक ग्राफ बना रखे हैं, उनके प्रॉपर्टी बना रखे हैं, उससे हमें ये नहीं करना पड़ता, हम सीधा ग्राफ को जानते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, उसके बिहेवियर को पढ़ते हैं, सीधा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, या फिर ग्राफ से भी बिहेवियर को पढ़ा जाता है। तो ये जो कैलकुलस का चैप्टर है, जो हमारा कैलकुलस का चैप्टर है, ये बेसिकली फंक्शंस के बिहेवियर को ही, फंक्शंस के बिहेवियर, उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ना होता है इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अभी फंक्शन पे आ रहे हैं, पर अभी हम रिलेशन देखें, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन का भी कुछ इस तरह का ही, फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन है, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं या फिर उसका कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक नंबर कुछ दूसरे नंबरों से किस तरह से रिलेट हो सकता है। वो हो सकता है एक इक्वेशन से, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ही हम बोल सकते हैं रिलेशन है, इस नंबर, इन नंबर्स के और इन नंबर्स के। देखो ये हमें मिल गया ना, 1 इज रिलेटेड टू 5, यहाँ मिला, 2 इज रिलेटेड टू 7, इसी तरह से ये हमें रिलेशन मिल गया, ये हमें रिलेशन मिल गया। पर जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या है, तो देखते हैं फंक्शन क्या है नेक्स्ट। अभी हमने देखा था रिलेशन के लिए, एक बास्केट है, उनमें कुछ नंबर्स हैं, दूसरा बास्केट है, उनमें कुछ नंबर्स हैं, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। पर जब हम फंक्शंस पे आते हैं, जब हम फंक्शंस पे आते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये जो हमारा पहला बास्केट है, ये, इसमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो बास्केट है इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो इनका हर एक एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेशन में है ही, रिलेटेड है, किसी न किसी तरह से रिलेटेड है ही, ठीक है। और दूसरा दूसरा फंक्शन ये है कि कोई भी एक एलिमेंट किसी भी दो एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। पहला क्या कंडीशन है, डोमेन, इस बास्केट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। इस बास्केट को हम बोलते हैं डोमेन। अब डोमेन समझने के लिए देखिए, फंक्शन को हम एक तरह से समझ सकते हैं, एक मशीन है, एक मशीन है, इसको मान लीजिए मिक्सर है, इसका फंक्शन क्या है, जूस बनाना, ठीक है। तो इसमें हम फ्रूट्स डालेंगे, क्या डालेंगे, फ्रूट्स, तो ये हमें क्या देगा बाहर, जूस। फंक्शन बिल्कुल इस तरह से ही काम करता है। अब ये हमारा फ्रूट्स का बास्केट है, इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं, जैसे अनार हो सकते हैं, गुआवा हो सकते हैं, केला हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है। और उसी तरह से एक और बास्केट है हमारा, जूस। तो ये जो हमारा बास्केट है, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। डोमेन क्या है, डोमेन वो बास्केट है जिसके एलिमेंट्स को हम इस मशीन में डालेंगे तो वो मशीन परफॉर्म करेगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए पत्थर है, एक पत्थर है, इस पत्थर को हम इसमें डाल देंगे तो ये जूस बना के तो नहीं देगा ना, नहीं। तो ये पत्थर हमारे इस बास्केट में नहीं आ सकता है, इस बास्केट में क्या आ सकता है, केवल फ्रूट्स। और ये जो जूस आया, ये जो बास्केट है, इस बास्केट को हम क्या बोलते हैं, रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। इसको भी हम ग्राफिकल वे में भी देखेंगे, पर सबसे पहले बास्केट के फॉर्म में देखते हैं। इन बास्केट्स को क्या बोलते हैं, सेट्स। वेन डायग्राम के चैप्टर में पढ़ा होगा सेट्स रिलेशन। तो समझ में आ गया डोमेन क्या होता है। तो जो फंक्शन का प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि इस बास्केट में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि अगर हम फंक्शन में डालेंगे अपने मशीन में तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें पत्थर डाल रहे थे तो ये मिक्सर हमारा काम नहीं करेगा, इसमें केवल फ्रूट्स ही डालना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर हम इसमें मान लेते हैं कि हम केला डाल रहे हैं, ठीक है,
केला, इसमें केला है, ये हमारा मशीन है, फंक्शन, इसको एफ बोलते हैं। रिलेशन को किससे, आर से, फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। तो ये हमारा दो जूस नहीं देगा, एक केला का शेक भी दे दिया और एक मौसम्बी का जूस दे दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। केला केवल केला का ही शेक देगा, है ना, ठीक है। और ये वही केला जो है केवल एक, मतलब कहने का मतलब कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर ये हमारा डोमेन है और ये रेंज है, इसमें एक ए है, बी है, इसमें सी डी ई है, तो ये एक ही से कनेक्ट हो सकता है। अगर ये दो से कनेक्ट हो गया, ए को हमने अपने फंक्शन में डाला, उसने सी भी दिया और डी भी दिया, तो ये फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन, ये रिलेशन हो सकता है पर ये फंक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। पर हाँ, एक और प्रॉपर्टी है कि सेम ही है, ए बी सी डी, ए सी दे सकता है और बी भी सी दे सकता है, ठीक है। ए को डाला फंक्शन में, सी दे दिया, बी को भी डाला, सी दे दिया, ये अलाउड है, दिस इज फंक्शन, ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अभी हम प्रॉपर डेफिनेशन पे जाएं तो हमारा प्रॉपर, अगर हम एनसीईआरटी का डेफिनेशन उठाएं तो रिलेशन एफ, रिलेशन पता है हमें, रिलेशन क्या होता है, दो नंबर्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड हैं वो रिलेशन डिफाइन करता है। तो उस रिलेशन का नाम हम दे रहे हैं एफ, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये हमारा है सेट ए और ये है हमारा सेट बी। इस सेट टू बी अ फंक्शन, एक रिलेशन है, इसका नाम क्या है, एफ, सेट ए से सेट बी। कहने का मतलब कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर के एलिमेंट से किसी न किसी तरह से रिलेटेड है और इस रिलेशन का नाम क्या है, एफ, ओके। और जो कंडीशन है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या बोला, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसमें अगर 500 एलिमेंट्स हैं तो इन 500 एलिमेंट्स का रिलेशन वाला रिलेटिव इस एलिमेंट में, इस बास्केट में, इस सेट बी में मिलना चाहिए। जितने भी हैं, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रिलेटिव इस बास्केट में नहीं होगा। जैसे कैसे हमने बात किया था कि फ्रूट्स के बास्केट में आप पत्थर डाल नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पत्थर को अगर हम इस फंक्शन में डालेंगे तो वो हमें वो काम ही नहीं करेगा वो फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सब का हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, केवल एक इमेज हो सकता है, ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि एक ए है और इधर देखते हैं, अभी क्या बोला, केवल एक ही हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ। ए का मान लेते हैं डी है, बी का मान लेते हैं एफ है और सी का जो रिलेटिव है वो है हमारा ई, ओके। अभी क्या है, एक एलिमेंट का केवल एक ही रिलेटिव है दूसरे सेट में, और हाँ सारे ही एलिमेंट्स के रिलेटिव हैं इसमें, है ना, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। मान लो कि अभी ये सेट में केवल 3 ही एलिमेंट है, तो सारे का रिलेटिव भी है और सारे का एक एक ही प्रोजेक्शन है, कहने का मतलब एक एक ही रिलेटिव है। अगर किसी एक एलिमेंट का एक से ज्यादा आ गया तो वो फंक्शन नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन अप्लाइड नहीं है, एक एलिमेंट का केवल एक ही हो सकता है। हाँ, पर दो एलिमेंट्स के सेम हो सकते हैं, जैसे ए और बी, ए बी सी डी ई एफ, ए का भी डी है, बी का भी डी है, सी का एफ है ना। तो ये क्या हो गया, अभी क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है, ए का एक ही है, ए का तो एक से ज्यादा है नहीं रिलेटिव इसमें, बी का भी एक ही है, एक से ज्यादा है नहीं, और हाँ ए, ये हमारा जो सेट है इसमें जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे रिलेटिव्स हैं इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। समझ में आ गया, ये क्या है हमारा, इसको हम बोलेंगे कोडोमेन। कोडोमेन क्यों बोलेंगे, कोडोमेन इसलिए बोलेंगे कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट है ई जो किसी का भी रिलेटिव नहीं है, जो किसी का भी रिलेटिव नहीं है। तो अगर हम एक सेट बनाएं जिसमें केवल
डी और एफ रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। क्यों? क्योंकि डी किसी न किसी का रिलेटिव है और एफ भी किसी न किसी का रिलेटिव है, पर ई किसी का भी रिलेटिव नहीं है। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, डोमेन समझ में आ गया। डोमेन उन एलिमेंट्स का बास्केट है जिस पे फंक्शन काम करेगा, जो कि इनपुट है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ये भी हमारा आउटपुट है। तो हमने अभी देखा, और जो रेंज वाला है, जो इमेजेस है, जो रिलेटिव्स है, उन रिलेटिव्स में भी अगर कोई एलिमेंट है जो किसी का रिलेटिव नहीं है, तो उस बास्केट को हम क्या बोलेंगे? कोडोमेन। पर एक ऐसा बास्केट जो जिसके एलिमेंट्स किसी न किसी के रिलेटिव हैं डोमेन के एलिमेंट से, तो उसको हम बोलेंगे रेंज। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट ये होता है कि एक बास्केट है, ठीक है, इसमें हमने फ्रूट्स डाल दिए, ये हमारा फ्रूट्स का बास्केट है। अब अगर ये फ्रूट्स का बास्केट है, तो इसमें से हम एक कुछ बास्केट्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन कैसे कैसे बास्केट्स? कि चलो भाई, ये इंडिया में पैदा होता है, ये फ्रांस में होता है, ये यूरोप में होता है। अभी भी इनके अंदर फ्रूट्स ही है ना, सारे फ्रूट्स ही हैं, पर इसमें इसमें जो है वो सारे हैं, इंडिया का भी है, फ्रांस का भी है, यूरोप का भी है, पर इसमें केवल इंडिया का फ्रूट है। तो ये हमारा क्या हो गया? सबसेट हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सबसेट। कि इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स सेम ही है, बट कुछ जो इसमें है वो इसमें भी है, पर जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो ये सबसेट हो गया। समझ में आ गया? जो एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, कि इसके सारे एलिमेंट्स तो आपको इसमें मिलेंगे, पर इसके सारे एलिमेंट्स आपको इसमें नहीं मिलेंगे, पर हाँ प्रॉपर्टी सेम होगा। फ्रूट्स हैं, दोनों में फ्रूट्स हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सबसेट। ओके, तो समझ में आ गया फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? कि एक ऐसा रिलेशन दो सेट्स से, एक सेट ए से सेट बी में, अब हम बोलेंगे डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। एक ऐसा रिलेशन जो डोमेन के एलिमेंट्स और कोडोमेन के एलिमेंट्स या रेंज के एलिमेंट्स को एक दूसरे का रिलेटिव बनाता है। उस रिलेटिव बनाने का जो हमारा रिश्ता है, उस रिश्ते को बोलते हैं हम फंक्शन। और फंक्शन कब होता है? जब हमारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेटिव हो, और एक ही रिलेटिव हो, एक से ज्यादा ना हो, केवल एक ही रिलेटिव होना चाहिए। सारों का होना चाहिए, पर केवल एक एक ही होना चाहिए। हाँ, अलग अलग दो का सेम रिलेटिव हो सकता है, पर एक ही होना चाहिए। इसका भी एक ही है और इसका भी एक ही है। ठीक है, तो इसको मोर मैथमेटिकल में कैसे बोलेंगे? अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए। ये हमारा सेट ए था, नॉन एम्प्टी, इसमें 5 एलिमेंट्स डाले हमने। एम्प्टी सेट क्या होता है? केवल बास्केट है पर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नॉन एम्प्टी क्या होता है? कोई बास्केट है पर उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का, सेट ए से एक नॉन एम्प्टी सेट बी में कोई ना कोई रिलेशन है, सच दैट डोमेन ऑफ एफ इज ए। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? डोमेन। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कहने का मतलब कि भाई एक से ज्यादा रिलेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम रिलेटिव्स का पेयर बनाएंगे, यहां से इससे अगर हम रिलेटिव्स के पेयर बनाते हैं, तो हाँ भाई, ए डी का रिलेटिव है, बी जो है वो भी डी का रिलेटिव है, सी जो है वो एफ का रिलेटिव है। देखो, ये हमारा डोमेन वाला एलिमेंट है, इसका एक एक ही है रिलेटिव है ना, एक एक ही रिलेटिव है। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में कहें तो, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं, एक एफ लिखते हैं, ये डालते हैं सिंबल ए टू बी। ये क्या बता रहा है? ए फंक्शन, फंक्शन क्या कर रहा है? ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स को रिलेटिव बना रहा है, किसी न किसी तरह से ये रिलेशन में है। ठीक है, ए क्या हो जाता है? हमारा डोमेन। ए को क्या बोलते हैं? डोमेन। और बी को क्या बोलते हैं? रेंज। ये रेंज होना जरूरी है, कोडोमेन नहीं, रेंज। ठीक है,
कहने का मतलब कि ए बी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये जो हमारा नए नए एलिमेंट्स मिले, अभी क्या था, एक सेट था ए, उसके अलग अलग एलिमेंट्स थे ए बी सी, है ना, इसके एलिमेंट्स थे डी ई एफ, अब ये एक एलिमेंट है ए डी बी डी सी एफ, तो ये जो हमारा सेट है, इस सेट का नाम क्या है, एफ, इसका नाम क्या था ए, इसका नाम क्या था बी, इसका नाम क्या है एफ, तो ए डी या फिर ए बी एफ को बिलोंग करता है, बी डी, ये ए क्या है, दिस ए बी सी, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, राइट, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है, तो कहने का मतलब कि हमने ए डाला इस फंक्शन में, इस रिलेशन में, इस मशीन में, तो हमें क्या मिला, बी, इसको और कैसे लिखते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, इसको भी हम और देखते हैं डिटेल में थोड़ा। देखो अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो अभी हमने देखा फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, फंक्शन को लिखते कैसे हैं, एक सेट ए से एक सेट बी, और दो इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं या प्रॉपर्टीज हैं या फिर दो बातें हैं इस बारे में, ये फंक्शन कब होगा, तभी होगा जब ए बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल क्या है, इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, कहने का मतलब हमने हमने लिखा जैसे यहाँ पे ये लिखा, कहने का मतलब कि हमारा एक सेट ए है और ए जो है वो इसका एलिमेंट है, राइट, अब ये ए कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, तो कंपल्सरीली सॉरी जरूरी है कि एक जो एफ ऑफ ए हो, जो हमारा मशीन है एफ, इसमें हम ए डालें तो हमारा कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा इसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो सकता है जिसका जो रिलेटिव, जिसको जो हम फंक्शन में डालें तो उसका आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमारा ये जो सेट है इसमें ए है और बी है और ये हमारा सेट सी है, और दो कंडीशन दिया है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, और एक और मान लेते हैं डी, तो यहां तक तो सही है, हर एक का एक एक रिलेटिव है, पर अगर ऐसा हो कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू सी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डी, तो ये नहीं हो सकता है, एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते हैं, एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा पहला फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, तो ये है हमारा डेफिनेशन या फिर रिलेशन या फिर मशीन, ठीक है, ये हमारा एक सेट है और ये हमारा दूसरा सेट है, ये कौन सा सेट है, ये है डोमेन, ये कौन सा सेट है, ये है रेंज, ओके, और ये रिलेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ओके, तो कहने का मतलब इसमें एक इनपुट जाएगा और एक आउटपुट निकलेगा। अब देखते हैं कि इनपुट वाला जो सेट है वो किस तरह से डिफाइंड है, जो डोमेन है वो किस तरह से डिफाइंड है, तो वो यहां है, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये आर क्या है, ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, अब मैं सेट ऑफ रियल नंबर्स की नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा आपको नंबर सिस्टम अगर आप पढ़े हो या फिर पढ़ेंगे कभी, अगर आप रियल नंबर के एक बार जो वेन डायग्राम होता है, जो पूरा नंबर सिस्टम वो पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। कहने का मतलब कि रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर्स हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं, बस कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ही होगा। तो ये जो हमारा डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। कहने का मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई सा भी नंबर इसमें डाला जा सकता है, ओके, ठीक है, एक बार तो तय हो गया।
तो ये जो रिलेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसा क्यों बोलते हैं, ये काम कैसे करेगा, चलो इस पे हमने डाला -6, कितना डाला -6, तो ये कितना देगा, सेम नंबर देगा, x देगा। x कितना था -6, y का वैल्यू क्या है, ये f ऑफ x का वैल्यू क्या है -6, है ना। तो ये जब हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रॉ किया, तो ये जो फंक्शन है वो क्या देगा, इसमें आप जो इनपुट डाल रहे हैं वही ये सीधा आउटपुट के फॉर्म में दे देगा। तो -6 डालेंगे तो क्या मिलेगा +6, -4 डालेंगे तो क्या मिलेगा -4, -2 डालेंगे तो क्या मिलेगा -2। उसी तरह से इधर जो भी डालेंगे वही मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। ये सेम का सेम नंबर उतार देता है, ठीक है। और इसका डोमेन क्या है, डोमेन इज आर, और रेंज क्या होगा, रेंज भी होगा आर, ठीक है। क्योंकि डोमेन के अगर कोई भी सभी एलिमेंट अगर -∞ डाल रहे, हालांकि -∞ कोई नंबर नहीं होता या फिर +∞, तो ये क्या देगा, वो -∞ ही देगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें देखो हमारा ये दो कंडीशन अप्लाई हो रहा है क्या, डोमेन क्या फिक्स किया हमने, रियल नंबर, तो आप कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, कोई सा भी नंबर। देखो ये हमारा, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है ये हमारा इनपुट का लाइन है, ये क्या है इनपुट का लाइन, और ये क्या है आउटपुट का लाइन। कैसे, ये लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और x इज इनपुट एंड y इज आउटपुट, ठीक है, ओके। तो हमारा डोमेन क्या है r, r में से कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं इसमें, पूरे रियल नंबर सिस्टम में से कोई सा भी नंबर डाल सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो भी सेम नंबर मिलेगा एग्जैक्टली। तो डोमेन अगर r है तो रेंज भी r होगा, ओके। तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। ये है मॉड्यूलस फंक्शन और ये है ग्राफ। ग्राफ हमने देखा था कैसे बनाते हैं ग्राफ, सारे x को पुट करते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू इनपुट पुट करते हैं, कोरस्पॉन्डिंगली y का आउटपुट वैल्यू देखते हैं, और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, जो इंटरसेक्शन आता है उसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ वैसे ही बनते हैं, बट डेफिनेशन अगर आप देख लो तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अभी हमने देखा था आइडेंटिटी फंक्शन, थोड़ा सा अब उसको देखते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन को बेसिकली वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन, है ना, y इज इक्वल टू एक्स। तो स्ट्रेट लाइन को कैसे लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग m का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है 0। इसका ग्राफ कैसे बनता है, 0,0 तो एक एलिमेंट है इसका, 0,0 बिलोंग्स टू f, क्योंकि 0 डालेंगे तो ये 0 ही देगा, और एक स्टेप आगे गए 1, तो इसने वैल्यू क्या दिया 1, 1,1। ये दो लाइन मिल गया हमें, है ना। स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, दो पॉइंट्स मिल जाए तो ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इससे ड्रॉ कर सकते हैं। m क्या है, m है स्लोप। स्लोप क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। स्लोप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। तो हमने इनपुट को 0 से 1 पुट किया, तो हमें आउटपुट में क्या चेंज मिला 0 से 1, 1,1। तो ये हो गया हमारा स्लोप, और हमारा जो y इंटरसेप्ट क्या है वो ओरिजिन ही है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है। तो अब हम मॉड्यूलस फंक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। पहले ये देखो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कहता है कि अगर आपका जो x है वो लेस देन 0 है, ये कंडीशन देखो, x लेस देन 0 कहने का मतलब कि 0 इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, और ये -∞ पूरा, ठीक है, पूरा ये लाइन पूरा। तो उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है उस समय, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू -x। -x क्या है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू कितना है -1, है ना, और c का वैल्यू कितना है 0। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m नेगेटिव है, m नेगेटिव का मतलब ये,
और वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है हमारा, ओरिजिन ही है। तो कैसे बन जाएगा यहाँ पे ग्राफ, ऐसे, है ना, ये ग्राफ हो गया हमारा। एक अभी केवल एक डेफिनेशन ये वाला, अगर हम केवल इस पे फोकस करें तो हमारा ये ग्राफ है। नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन कि फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब 0 और उसके बाद कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें ये, तो ये हमारा -1 है ना, इसका जब हम, ये जो स्लोप है ये डिक्रीजिंग है, इसका जो स्लोप है वो कितना है, -1। कैसे पता, अगर हम निकालें, अगर किसी को नहीं पता हो, देखो कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 पॉइंट चुन लो, है ना, कोई भी 2 पॉइंट चुन लो। तो क्या मैंने बताया था m का फॉर्मूला, चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन इनपुट। तो अगर हम -6 से -4 जा रहे हैं, हमेशा हम राइट हैंड साइड जाते हैं, -6 से -4 जा रहे हैं, तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, 6 से 4। तो चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। और x कितने में चेंज हो रहा है, x कितने में चेंज हो रहा है, -4 -6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा -2, नीचे मिलेगा 6 - 4 दैट इज 2, काट के क्या मिल जाएगा m -1। कहने का मतलब कि x में अगर एक चेंज होगा, 2 से अगर 3 चेंज होता है, यहाँ से -5 से -4 चेंज हो रहा है, तो y में -1 का चेंज आएगा, 6 से 5 आ जाएगा, ठीक है, ये है स्लोप। तो कहाँ थे हम, अभी थे हम अपने राइट हैंड साइड कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फंक्शन का डेफिनेशन क्या बन जाता है, +x। ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव +1, और वाई इंटरसेप्ट 0, है ना, ये बन गया। तो इस मशीन ने बेसिकली, अगर हम इसको मशीन के फॉर्म में समझें, तो एक मशीन है, उसमें हमने कोई एक नंबर डाला ए, तो ये क्या करेगा, ये मशीन चेक करेगा तुम्हारा नंबर जो है वो इस तरफ से है या फिर इस तरफ से है ना। अगर लेफ्ट हैंड साइड से -∞ से 0 है, तो वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई, ये जो नंबर है इसमें एक -1 मल्टीप्लाई करो, क्या करो, -1 मल्टीप्लाई करो और आउटपुट में दे दो। तो -3 को अगर आपने इसमें डाला, ये क्या करेगा, -1 को मल्टीप्लाई करेगा -3 से और 3 दे देगा, ठीक है। और अगर एक पॉजिटिव नंबर डाला, इस तरफ का नंबर 4 डाला, तो ये क्या बोलेगा, ये कहेगा कि ओके, जो आया है उसी को दे दो, 4 आया 4 दे दो, ठीक है। मॉडलेस फंक्शन का क्या काम होता है, कोई भी नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव बना के देना, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डंडा और बीच में x, इसको क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ x। अगर हम ये अपना लिखने का तरीका देखें तो इसमें हमें क्या क्या पता था, ये क्या है, ये है डोमेन। डोमेन क्या है, r, कहने का मतलब कि -∞ से +∞ में के बीच का कोई भी नंबर डालो तो ये मशीन अपना काम करेगा, ठीक है। उसका रेंज क्या है, रेंज भी है r, बट बेसिकली ये कोडोमेन हो गया, है ना। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, इसका रेंज आएगा 0, +∞। ये तो हमें दिख रहा है ना, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो ये आर कोडोमेन है, तो कहीं पे भी आपको कोडोमेन भी मिलेगा, कहीं पे आपको रेंज भी मिलेगा, बट हमें देखना है रेंज क्या होता है, सारे रिलेटिव्स। तो देखो 0 के नीचे वाला नंबर तो किसी के रिलेटिव ही नहीं है, इधर से कोई भी नंबर डालो, ऊपर वाला कोई नंबर रिलेटिव है, नीचे वाले तो कोई रिलेटिव्स है ही नहीं, तो वो रेंज नहीं हो सकता ना, ओके। यहाँ ये वर्ड्स में क्या कह रहे हैं, फॉर ईच नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, यानी नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एग्जैक्टली सेम नंबर, 4 है तो 4। बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्स। पर अगर कोई नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं तो आप उसका नेगेटिव डालिए, उसका नेगेटिव मतलब कि -1 से एक मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव +3, है ना। समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है सिग्नम फंक्शन, क्या है, सिग्नम फंक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है, एक हमने रियल नंबर लाइन ड्रॉ किया,
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी और बीच में एक जीरो। ठीक है, ये बोलता है कि फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, सर्कल बनाया और ये पूरा अगर आप x ग्रेटर देन जीरो कोई भी नंबर डालोगे, ये कोई भी, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1, हमेशा इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1। तो एक y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करेंगे हम यहां से, है ना। ठीक है, एक y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करेंगे, है ना। क्या बोल रहे हैं कि आप x कोई सा भी नंबर डालिए पॉजिटिव, आपको जो वैल्यू है वो +1 ही मिलेगा, है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब अगर आप जीरो डाल रहे हैं, ये जो मशीन है इसमें आप कोई नंबर डालें जो x जीरो से बड़ा था, तो उसका वैल्यू क्या मिला हमेशा +1। अगर आप x इक्वल टू जीरो डाल रहे हैं तो ये फंक्शन, ये जो मशीन है वो कौन सा नंबर उठा के देगा, ये जीरो ही देगा। और कोई नंबर x से जीरो से छोटा डाल रहे हैं, कहने का मतलब कि ये वाला, ये नंबर क्या ड्रॉ करके ये मशीन जो है वो, ये फंक्शन जो है वो कौन सा नंबर देगा, -1 का वैल्यू, राइट, -1 की वैल्यू, है ना। यही बोल रहे हैं। इसका डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं, डोमेन को लिख सकते हैं r, और रेंज को कैसे लिख सकते हैं, रेंज को लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट -1, 0, ये हमारा रेंज हो गया। क्यों, क्योंकि कोई सा भी नंबर डालो, कोई सा भी डालो, यही तीनों रिलेटिव्स हैं और कोई है ही नहीं, केवल यही तीनों, है ना। देखो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज r, r में कोई सा भी नंबर डालो, एंड रेंज इज द सेट -1, 0, 1। ओके, और ये हमारा ग्राफ है। और इसको हम अगर देखें तो ये हमारा डेफिनेशन है, ये हमारा डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा तोड़ने की कोशिश करें, ये क्या है, mod x बाई एक्स, है ना, mod x बाई एक्स। अगर x लेस देन जीरो है, अगर x लेस देन जीरो है, तो mod का डेफिनेशन क्या कहता है, इट विल बी -x। तो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, -x बाई एक्स, दैट इज -1 मिला। अगर x ग्रेटर देन जीरो है, अगर x ग्रेटर देन जीरो है, तो mod x का डेफिनेशन क्या कहता है, +x, है ना, क्या कहता है +x। तो जब हम पुट करेंगे mod x बाई एक्स में, तो क्या मिलेगा, +x बाई एक्स, तो क्या मिल जाएगा 1 +1, और ये बोल ही रहा है 0 फॉर x इक्वल टू 0। तो ये हमारे यहाँ से भी आ रहा है, मॉड के फंक्शन से भी ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है। ठीक है, देखो मॉड को यूज करके दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया, दो फंक्शन को यूज करके, मॉड फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन को यूज करके एक तीसरा फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा, देखो और भी फंक्शंस हैं बट जो अच्छे इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा रहा हूँ मैं। एक हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कह रहा है ये, देखो अगर इसको हम नॉर्मल शब्दों में कहें, है ना, तो कोई नंबर मिला मान लो 4.3, ठीक है, 4.3। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के मतलब को समझो, कोई नंबर दिया गया 4.3, बोला कि जो तुम्हारा मशीन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला जो मशीन है उसमें तुम 4.3 डालो और बताओ कि क्या आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या आउटपुट देगा। तो ये देखो हमें हमें सीखना है, ये जो मशीन है इसको हम बताएंगे कि हम सेट करेंगे, इसका प्रोग्रामिंग जो है वो हम खुद करेंगे कि तुम क्या दोगे। वो ढूंढने के लिए क्या करना है कि एक रियल नंबर लाइन बनाना है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, जो भी नंबर दिया है उसको पॉइंट करना है, मान लो ये 0 है और ये 4.3 है। ठीक है, ये मिला। अब क्या करो कि इसके पीछे वाले जितने भी इंटीजर्स हैं, कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और भी पीछे हो सकते हैं, सारे इंटीजर्स का एक सेट बनाओ, उसमें से जो सबसे बड़ा वाला है, जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो नंबर के पीछे जितने भी इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स में जो सबसे बड़ा है उसको आउटपुट निकालो। समझ में आ गया, नहीं आया, देखो अभी कोई नंबर लेते हैं -2.3,
ठीक है, ये क्या आउटपुट देगा, क्या बोला हमने कि एक लाइन ड्रॉ करो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, उस पॉइंट को मार्क करो, ये है 0, ये है -2.3, और उसके पीछे माइनस इन्फिनिटी से लेके उस नंबर तक जितने भी इंटीजर्स हैं, कौन कौन से इंटीजर्स होंगे यहाँ पे, -6, -5, -4, -3, है ना, -3, -2, इसके आगे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे आएगा -2, ये है -2, नहीं आएगा, ये है -2, ये है -2.3, तो ये आएगा -3, ये होगा हमारा सारा इंटीजर्स। तो इनमें जो सबसे बड़ा है, मैं सबसे बड़ा कौन है, -3, उसको आउटपुट देगा, ये समझ में आया। ये जब हम ड्रॉ करते हैं -2 से -3 के बीच में, ये आएगा -2.1, -2.2 से करके तो ये हमारा -2.3 है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी इंटीजर्स हैं उसको ड्रॉ किया, उसमें जो सबसे बड़ा है वो हमारा आउटपुट है, -2.3 का आउटपुट क्या जाएगा, -3। वो ग्राफ से देखते हैं, ये पॉइंट उठाओ, ये क्या है, ये हो सकता है 2.8। जब हम 2.8 डालेंगे इसमें तो हमें क्या मिल रहा है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, माइनस क्या मिला, 2 वैल्यू मिल रहा है, क्यों, 2.8 के इधर कौन कौन से इंटीजर्स हैं, -3, -2, -1, 1, 2, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 2, तो क्या वैल्यू मिला, 2, ये नंबर डालते हैं, ये कुछ हो सकता है 3.6, ठीक है, पहले ही गेस कर लो क्या मिलेगा, 3.6 के पीछे माइनस इन्फिनिटी से 3.6 तक के बीच में जितने भी इंटीजर्स मिले, कौन कौन से मिल रहे हैं, -3, -2, -1, 1, 2, 3, उनमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, 3, तो हमारा आउटपुट जाएगा, तो देखो समझ में आ गया। यहाँ देखो -1.5, -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में डालना है, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ये, -1.3 डाला, तो ये क्या देगा, 5 डाला तो ये क्या देगा, -1.5 को पकड़ो, उसके पीछे जितने भी इंटीजर्स हैं, -2, -3, -4, उनमें जो सबसे बड़ा है उसको बाहर निकालना, ठीक है, मिल रहा है, यहाँ से तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो मिल जाएगा -2, है ना, समझ में आ गया, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब पढ़ते हैं क्या लिख रहे हैं, द फंक्शन f r to r डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू दिस, x बिलोंग्स टू r, जो इसका डोमेन है वो क्या है, r, कोई सा भी नंबर r से डाल सकते हैं, देखो कितने सारे नंबर डाल दिए, -1.5, 2.3 है, assumes the value of the greatest integer, assumes the value of the greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x, यहाँ पे हमने 2.8 डाला, तो इसके बराबर ये खुद इंटीजर है तो है क्या, नहीं है, तो इसके लेस कौन सा है, 2, 1, उसमें जो ग्रेटेस्ट है उसको क्या वैल्यू है, 2, सच फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। -1 से लेके 0 में वैल्यू क्या मिलेगा, -1, ठीक है, 0 से x के बीच में वैल्यू क्या मिलेगा, 1, सॉरी 0, क्योंकि 0.9, इसके पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0, तो 0 वैल्यू मिलेगा, ठीक, 1 से 2 के बीच में कोई नंबर डालेंगे तो उनके पीछे का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या होगा, 1, सेम केस में यहाँ पे, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये बस अभी देख लेना है, फंक्शंस को समझ जाना है, इनका यूज क्या है कैसे, वो हम बाद में देखेंगे, ओके।